हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमरदीप और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। क्या था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इफ ए बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion, it will remain in its own state unless any external forces applied on it. कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही कंटिन्यू करते रहेगा, लेकिन जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई नहीं किया जाएगा किसी भी बॉडी में, तो वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रिमेन इन इट्स ओन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसीलिए हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? देखते हैं, डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to the force, to the unbalanced force भी बोल सकते हैं, to the unbalanced force to the unbalanced force applied in the direction of force, तो क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the unbalanced force applied in the direction of force. The rate of change of momentum is directly proportional to the unbalanced force, applied unbalanced force in the direction of force. ये इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको इस टर्म को समझना पड़ेगा, व्हाट इज मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम किसे कहेंगे? मोमेंटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से अगर कोई टॉपिक है तो मोमेंटम एक उनमें से आता है क्या मोमेंटम? मोमेंटम को समझने के लिए एक सिंपल सा समझिए, हम एग्जांपल देते हैं। एक साइकिल है और एक बाइक है। अब दोनों का मास हम जैसे कि जानते हैं अलग अलग है। मान लिए साइकिल का 20 kg है और बाइक का 50 kg है, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, जस्ट मान लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, साइकिलिस्ट आ रहा है कुछ 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, ये v1 है, 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इस साइकिल आ रहा है, और बाइक जो है वो मान लेते हैं, एक काम करते हैं, दोनों का वेलोसिटी सेम रखते हैं। साइकिलिस्ट भी बाइक भी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। अब इस कंडीशन में देखें तो दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेकिन दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है। क्या इन दोनों को रोकने के लिए सेम अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होगा? क्या दोनों को हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से रोक सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है। दोनों को मास डिफरेंट होने के कारण दोनों को रोकने के लिए हमें फोर्स अलग अलग लगाना पड़ेगा। क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो यहां पे मास जिसका कम होगा उसे रोकने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसे रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर कोई एक टेनिस बॉल है और एक मान लेते हैं कि ड्यूस बॉल है, टेनिस बॉल जो रबर बॉल होते हैं और ड्यूस बॉल जो क्रिकेट जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वगैरह में जो बॉल यूज किया जाता है वो बहुत ही हार्ड बॉल होता है। तो जो कॉस्को बॉल्स होते हैं वो बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं। तो
दोनों को अगर वेलोसिटी सेम होगा तो कॉस्को बॉल जो होता है, जो रबर बॉल होता है, उसको रोकने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन वही जो ड्यूस बॉल होते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज किया जाता है, उसे रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब जो मोमेंटम वो मास पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर जिसका मास कम है उसमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, जिसका मास ज्यादा है उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसी केस को थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। इस बार दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, दोनों मान एक ऑब्जेक्ट M1 है, इसका भी मास 20 kg का है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है M2, इसका भी मास 20 kg का है। ये A है और ये B है। दो ऑब्जेक्ट A और B है, दोनों का मास सेम रखिए। इस बार इसका वेलोसिटी मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड है, और इसका वेलोसिटी जो है वो मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है। अब किस ऑब्जेक्ट A या B, किसे रोकने में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? हमें A ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, और B ऑब्जेक्ट का मास दोनों का सेम है, लेकिन इसका वेलोसिटी कम है, तो इसे रोकने में हमें क्या होगा? कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सेम केस ले लेते हैं, मान लेते हैं दोनों ही ड्यूस बॉल है, दोनों ही बॉल ड्यूस है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? मास सेम हो जाएगा। अब इस कंडीशन में एक बहुत ही कस के थ्रो किया गया है और एक बहुत ही हल्के से थ्रो किया गया है। तो जो कस के, तो अगर बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा करके थ्रो किया जाएगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाने के कारण क्या हो जाता है? उसे रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा हिट करेगा कस के। लेकिन अगर वो स्लोली, उसका वेलोसिटी कम है, तो उसे रोकने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, फोर्स जो है यहां पे दोनों ही चीज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? मास पे भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे। जिसका मास ज्यादा, तो उसमें भी हमें फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, या फिर जिसका वेलोसिटी ज्यादा है तो उसे भी रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स का रिक्वायर्ड हो रहा है उसे रोकने के लिए। इसका मतलब मोमेंटम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? इफ ए बॉडी ऑफ मास m is moving with a velocity v, then the momentum of a body can be defined as the product of its mass and velocity. If the mass of a body is m and its velocity is v, and its velocity is v, then momentum can be defined as the product of its mass and velocity। जी हां, तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं P से। P, तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। मोमेंटम को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? P से। तो मोमेंटम कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम का SI यूनिट क्या हो जाता है? क्योंकि यहां पे मास क्या है? मास kg में है और वेलोसिटी किस में है? मीटर पर सेकेंड। सो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। तो आपको समझ में आ गया होगा मोमेंटम हम किसे कहते हैं। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर किसी का मास ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। कभी देखियो किसी रनर अगर वो दौड़ के आ रहा है तो वो अचानक से जहां पे फिनिश करता है वहां पे नहीं रुक पाता है। क्यों? क्योंकि जब वो दौड़ के आ रहा होता है उसका वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा रहता है, जिसके कारण उसका मोमेंटम इंक्रीज कर जाता है और वो एग्जैक्ट एक ही जगह पे फिनिश लाइन पे नहीं रुक पाता, उसको थोड़ा सा रनअप ज्यादा दूर तक लेना पड़ता है अपने आप को रोकने के लिए। तो उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। हम लोग इसी मोमेंटम को इसी वाले एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझेंगे
क्या है यहाँ पे, इसमें हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। इस वाले ऑब्जेक्ट में 20 kg था, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 30 विच इज इक्वल्स टू 600 kg मीटर पर सेकंड। और ये वाला जो सेकंड ऑब्जेक्ट था जिसका वेलोसिटी तो 30 मीटर पर सेकंड ही था, लेकिन मास डिफरेंट था 50 kg का। तो इस कंडीशन में इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 50 इंटू 30 विच इज इक्वल्स टू 1500 kg मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो दोनों का वेलोसिटी सेम था, लेकिन मास में चेंजेस होने की वजह से दोनों का मोमेंटम कितना डिफर कर जाता है, इसका मोमेंटम कितना ज्यादा हो जाता है। और ये वाले ऑब्जेक्ट में देखते हैं, इसमें क्या था, दोनों का मास सेम था 20 kg, बट इसका 40 मीटर पर सेकेंड था, इसका 10 मीटर पर सेकेंड था। तो इस कंडीशन के लिए मोमेंटम क्या हो जाएगा 40 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 800 kg मीटर पर सेकेंड। और इस वाले के लिए मोमेंटम कितना हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10 विच इज ऑलमोस्ट 200 kg मीटर पर सेकेंड। देखिए दोनों का मास सेम है 20 kg, 40 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने के कारण इसके मोमेंटम में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो इससे हम लोग मोमेंटम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा। तो अब आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे मोमेंटम हम किसे कहते हैं। तो वापस हम लोग आते हैं हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। क्या था सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional to the unbalanced force applied in the direction of force। ये आपको समझने में थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हुआ होगा। proportional to the unbalanced force applied in the direction of force, वही चीज है। ये बॉडी मान लेते हैं, ये बॉडी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से यहां से आ रहा है, तो जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा उतना ज्यादा हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं और इसी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मदद से हम लोग फोर्स के लिए एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, एक रिलेशन डिराइव करेंगे। आइए देखते हैं। तो अभी इस मोमेंटम वाले चैप्टर को थोड़ा सा क्लोज करते हैं टॉपिक को, और हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे फोकस करते हैं। तो क्या है यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum is directly proportional to the unbalanced force applied in the direction of force। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं is directly proportional to rate of change of momentum। तो force is directly proportional to rate of change of momentum। तो यहाँ पे rate of change of momentum को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, देखिए एक बॉडी है जिसका मास m है और उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और वही बॉडी आफ्टर t टाइम पीरियड के बाद उसका मास तो चेंज नहीं होने वाला, m ही रहेगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है v हो जाता है। तो यहाँ पे m क्या है मास, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है फाइनल वेलोसिटी, और t इज द टाइम। तो यहां पे हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में बॉडी का मास m था, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, और कुछ समय t के बाद मास m ही है, मास तो चेंज नहीं होने वाला, और फाइनल वेलोसिटी हो जाता है उसका v। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो इनिशियल मोमेंटम के लिए हम लोग p यूज कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम विल बी m u मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो m इंटू u। फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम m इंटू v, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम m इंटू v। अगर हम बात करें चेंज इन मोमेंटम की, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m v माइनस m u। तो अगर हम यहां से m को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा v माइनस u। तो अब चेंज इन मोमेंटम को हम लोग टाइम के हिसाब से रिलेट करें, तो अगर हम इसको लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह पे ये हो जाएगा m v माइनस यू बाई टी। टाइम के हिसाब से क्या रेट में क्या चेंज हो रहा है मोमेंटम में, तो m इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहां से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, देखिए v माइनस इसको हम लोग ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, और यहां से हम लोग को रिलेशन क्या निकलेगा a के लिए v माइनस यू बाई टी। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं a को हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। तो यहां पे v माइनस यू हमको यहां पे दिख रहा है, तो क्या हम उसको लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू v माइनस यू बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं a। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू a। अगर हम इस इक्वेशन पे वापस आए, यहां पे फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, where k is the proportionality constant। यहां पे k क्या है, proportionality constant है, इसका वैल्यू हम यूनिट मान लेते हैं 1। यूनिट वैल्यू भी आएगा, इसको हम देख लेंगे कैसे यूनिट वैल्यू आता है। तो फोर्स यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1 है। तो हम लोग मान के चलते हैं F इज इक्वल्स टू k, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें क्या आया है, m इंटू a, m इंटू a। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट 1 है, तो m इंटू a, ये आ गया हमारा फोर्स के लिए एक रिलेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया हमारा एक रिलेशन फोर्स के लिए। तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से हम लोग फोर्स के लिए एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, व्हिच इज F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे जब हम लोग SI यूनिट ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मास का होता है kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो विच इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन किस लिए हम लोग लिखते हैं, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसको साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन को रेस्पेक्ट के लिए हम लोग फोर्स के SI यूनिट को न्यूटन बोलते हैं। उसका ओरिजिनल जो SI यूनिट है वो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिसको हम लोग न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सिंबल n है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, n। तो यहां से हम लोग को फोर्स के लिए हम लोग को ये रिलेशन समझ में आ गया हो किस तरीके से हम फोर्स के लिए डिराइव कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मदद से। तो अब बात ये आती है कि एप्लीकेशंस कहां है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस कहां, जो हम लोग रोजमर्रा की बहुत सारे ऐसे काम हैं जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग किसी कराटे प्लेयर को देखे होंगे, वो लोग एक साथ 3-4 ब्रिक्स को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ते हैं वो लोग, उस ब्रिक को तोड़ने के लिए वो अपने हैंड को पहले पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं और उसके बाद एक वेलोसिटी गेन करते हैं और उस मदद से उस ब्रिक को तोड़ते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले एक मोमेंटम क्रिएट करते हैं। हाथ को जब पीछे लेके जाते हैं तो उनको एक टाइम मिल जाता है जिसमें वो मोमेंटम को चेंज कर पाते हैं। यहाँ पे मोमेंटम बहुत ही कम था, यहां से यहां तक आने में मोमेंटम बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण ब्रिक को इजीली तोड़ा जा सकता है। जब हम लोग कोई क्रिकेट में जब कोई कैच पकड़ता है तो हम लोग उस फोर्स के इंपैक्ट को, बॉल के फोर्स के इंपैक्ट को कम करने के लिए अपने हाथ को पीछे करते हैं। इससे क्या होता है, टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाता है, और टाइम पीरियड इंक्रीज करने से मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है, और जैसे ही मोमेंटम डिक्रीज होगा तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे होता है।
तो अच्छी तरीके से मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं, मोमेंटम हम किसे कहते हैं, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे हम लोग फोर्स के लिए एक रिलेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।